सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नेप्रा ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कारकर्दगी पर फिस्कल ईयर 2023-24 की एक जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियां 100% वसूलियों में नाकाम रही हैं। एक साल में बिजली कंपनीज के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के नकाइस के बायस सार्फिन सस्ते प्लांट्स की बिजली हासिल करने से महरूम रहे और शदीद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के दौरान सस्ते पावर प्लांट्स नहीं चलाए जा सके। नेप्रा रिपोर्ट में एक तशवीशनाक पहलू की तरफ भी निशानदही की गई है कि बिजली तकसीमकार कंपनियां सेफ्टी मेयारात पर भी पूरा उतरने में नाकाम रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सर्विस एरिया में सबसे ज्यादा 34 हलाकतें हुई। इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी काफी नाराज दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी हम देख रहे हैं, तलात हैं शाजिया मरी साहिबा। उन्होंने आज कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुतालिक रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, नाअहली इदारों की और बोझ अवाम को भुगतना पड़ा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आज फेडरल कैबिनेट के इजलास में मज़ीद 8 IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो सेटलमेंट की मंजूरी हो चुकी है और एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी भी दे दी है। अब ये जो सारी सिचुएशन सामने, एक तो जो नेप्रा की रिपोर्ट है उसमें जो हम देख रहे हैं जिम्मेदार अफराद क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये सवाल हमारे आगे मौजूद है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदे जो किए जा रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट होगा। क्या बिजली जो कहा जा रहा है कि सस्ती बिजली प्रोवाइड की जाएगी यूज़र्स को, वज़ीर आज़म साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ वाकई बेहतरी आएगी? और वो जो ये कह रहे हैं कि जी कौमी ख़जाने पर जो बोझ पड़ा है तकरीबन 238 बिलियन रुपए का फ़ायदा होगा इससे, ये जो हम सेटलमेंट मुआहदे देख रहे हैं। किस तरह से हमारे तज्ज़ियाकार देख रहे हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशामुल हक साहब हैं हमारे साथ, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हैं और साथ ही साथ हमें स्पेशली आज PJ मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। एहतशाम साहब, आपने देखें बुनियादी तौर पे तो सवाल यही है कि जो अभी जो माहदे किए गए हैं जिसका आपने हवाला भी दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात करके, लेकिन उसकी डिटेल अभी तक हमारे तक आप तक नहीं पहुंची कि जी किस तरह का माहदा हुआ है, किस तरह की बिजली किस कीमत पे वो बनाएंगे, किस कीमत पे हुकूमत ख़रीदेगी, किस कीमत पे वो आम सार्फिन को और इंडस्ट्रियल सार्फिन को दी जाएगी, एक सवालिया निशान है। देखिए इससे पहले भी PTI के ज़माने में भी 5 कंपनियों के साथ माहदे हुए थे, MOU साइन हुए थे, लेकिन वो हार्ड एग्रीमेंट में ट्रांसलेट नहीं हो सके थे। अभी ये नया बेगास के हवाले से आया है कि ये जो गन्ने से तेल बनाई जाएगी बिजली, उसके हवाले से जो नई कंपनियाँ आ रही हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन डिटेल अभी तक नहीं पता। डिटेल्स हमेशा कहते हैं ना, वो डेवल लाइज इन डिटेल्स, वो किसी को नहीं पता चलता कि वो माहदे होते हैं और उनमें क्या शराइत तय की जाती हैं और किस तरह के कमीशन तय होती हैं, किसी को नहीं पता चलता। देखिए हम ना 2 चीज़ें हैं, मैं जल्दी बता देता हूँ, इस सारे क्राइसिस को सम अप करती हैं। एक तो अभी आपने नेप्रा की रिपोर्ट का जिक्र किया, दूसरा वर्ल्ड बैंक इनको कह रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सीरियस एनर्जी क्राइसिस है, $5 ट्रिलियन का आपका हो चुका है, बिजली का भी और अपना गैस का भी खसारा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। इसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। और कह रहे हैं कि 2 सेक्टर अगरचे उन पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो कह रहे हैं कि विंड सेक्टर और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे सोलर, वो कहते हैं कि ये 2030 तक आप इसमें कम से कम 30% इसमें इजाफा करें इससे बिजली लेने का, तो फिर आपका मार्जिन किसी हद तक कम हो सकता है और शायद बिजली पाकिस्तान में कम हो सके। दूसरा हमने ये IPPs का जो मैं तो ये कहूँगा ये स्कैंडल है, ये माफियाज हैं, क्या है। अभी एक और नेप्रा की रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि ये पावर सेक्टर में उन्होंने आइडेंटिफाई किया अहम कमज़ोरियाँ। वो कहते हैं कि जो 45,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका एक अहम हिस्सा जो है ना, वो कहते हैं कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा और उसके बदले में वो कहा जा रहा है कि जी इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी फिर वही थर्मल लॉबी आ गई और वो जो रिपोर्ट बता रही है वो कह रही है कि जी पिछले साल हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल जो था $7.25 बिलियन का था, इस साल वो कहते हैं कि ये तकरीबन एग्जैक्टली कहते हैं 8.75 बिलियन, $9 बिलियन होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में 23%, 2 माह में 23% जो है ना, वो ये जो अपना बाहर से इम्पोर्टेड ऑयल है ना, इसकी बिजली बनाई गई। अभी आप देखते हैं, एक तो पहले ही आप मैं भुगत रहे हैं कि जो
लोगों ने बिजली महंगी होने को इससे हमने इस्तेमाल कम किया, तो उस पर एक और लोगों ने जो दूसरी दफ़ा हुआ है कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कीमत बढ़ाने की, क्योंकि वो तकसीमदार कंपनियाँ कहती हैं कि जी हमें नुकसान हो गया, हमने जो हदफ मुकर्रर किया था पूरा नहीं हुआ, लिहाजा हमें बिजली की कीमत बढ़ा के इजाज़त दी जाए, तो उनको बढ़ाने की इजाज़त दे देगी। तो देखें ये सारे इस मामले को अब देखना इस तरह है कि ये क्या कोई इसको हल करने के लिए तैयार है। अभी शादिया मरी ने तो कह दिया है, लेकिन हम ना पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितनी हमारी 8 बड़ी कंपनियाँ हैं, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ, ये लॉसेज आफ्टर लॉसेज दे रही हैं, लेकिन इनको प्राइवेटाइज को नहीं कर रहा, इसलिए कि लोग बैठे हुए हैं अपना क्या कहते हैं क्या कहते हैं सेक्रेटेरिएट पे बैठे हैं, वजारतों में बैठे हुए हैं, उनको कमिश्नर मिल रही हैं, और ये जो आपका माफियाज है जिसको कहना चाहिए अपना थर्मल लॉबी, ये किसी तरीके से भी इनको इस तरफ आने नहीं दे रही। आखिरी बात आमना ये है कि देखें हमारा जो हाइडल का पोटेंशियल है 40% पानी आज भी ज़ाया हो रहा है, और ये 1983-84 की वापडा की रिपोर्ट्स है कि उन्होंने 432 साइट्स आइडेंटिफाई की थी। उन्होंने कहा था कि 50 से 100 मेगावाट के यहाँ आसानी के साथ जो है ना वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लग सकते हैं, जिससे हमें बाहर के इंपोर्टेड फ्यूल से जान छूट सकती है। आमना उसमें चंद 1, 2, 4, 8 के अलावा नहीं लगने दिए गए। तो अब सवाल ये है कि ये कनाइमस हुकूमतों की भी है, ब्यूरोक्रेसी की भी है, और ये जो IPPs कंपनीज हैं इनसे छुटकारा नहीं हासिल हो सकता। दूसरा ये है कि अब कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है, जो बिजली की चोरी आज भी 25 से 30% हो रही है, ट्रांसमिशन लॉसेज आ रहे हैं जितने, उसके बाद जनरेशन लॉसेज, इसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। आपको मुझे दिखाने के लिए आए दिन ये चीज़ें आ जाती जी, मायदा हो गया, हमने ये कर दिया। IPP के साथ पुराने मायदे नहीं, और लिबर्टी पार रो रही है, कह रही जी हमारे साथ मायदा करें, हमारे साथ तय करें, हम आपको पाकिस्तानी जो सिस्टम से करके देंगे। जी मीर साहब, ये पॉलिटिकल विल जो वज़ीर आज़म साहब तो अभी कल कैबिनेट के इजलास में वो भी यही बात कर रहे थे जी, हम हर तरह से इंडस्ट्रीज़ और जो पावर सेक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए काम करें, पूरा समय यूज़र्स को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। इसी सिलसिले में उन्होंने जी पहले कहा कि जी अब जो मुआहदे होने जा रहे हैं उनसे 238 बिलियन रुपीस ये सेव होगा कौमी ख़जाने का, बिजली भी सस्ती होगी। पहले जो हमने अक्टूबर में देखा कि 5 जो पुराने IPPs थे उनके साथ मुआहदे ख़त्म किए गए, 411 बिलियन रुपीस, उसका भी दावा किया गया कि जी वो हम बचत हुई है उसकी बिजली, लेकिन 71 पैसा पर यूनिट सिर्फ इतनी सस्ती हुई थी। आपको कुछ आगे बेहतरी नज़र आ रही है जो अभी इकदाम किए जा रहे हैं उनसे? बिल्कुल नहीं जी, ये शॉर्ट टर्म प्लानर्स हैं सारे, और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ये मांगते हैं। देखो ये जो एहतशाम साहब ने बात की, बिल्कुल सही इन्होंने बात की है। क्वेश्चन इज, हमने कैंसर को तो पकड़ा ही नहीं है भाई। आप सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल तो करो, दे आर इंटरलिंक्ड विद द यूसेज ऑफ पावर, क्योंकि जब तक आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करोगे, आपके तो डिमांड बिजली की बढ़ती जाएगी। आपने इस पर तवज्जो दी कोई नहीं है। आज यहाँ एक आदमी है, उसके 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, and look at the economic deprivation we are going through. इस वक्त approximately over 71 million people are without electricity. 71 million. अब 2000 में कितने थे, आज देख लो कितने। So the question is, क्या हमने इस पे बात की है? हम तो टांका पट्टी पे बात कर रहे हैं इधर। ये जितने भी हो रहे हैं कि हाँ जी उसने ये कर दिया, ये मादा हो गया, वो ठीक था, वो गलत था, कमीशन उसने खा ली, कमीशन वो खा गई। द क्वेश्चन इज कि आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ही कोई नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास पड़ी है, ये क्यों नहीं आपने इस्तेमाल की? ये जनरल मुशर्रफ के वक्त में ये विंडमिल उधर लगा रहे थे, उधर कराची के 1 मील आगे जो जहाँ क्लिफ एक आती है वहां उधर लगा रहे थे। वो क्या हुआ उसका, क्यों नहीं लगाई? द क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट जो आती है वो नए नए पैसे बनाने के चक्कर में पड़ जाती है, कमिश्नरों के चक्कर में पड़ जाती है। विद द रिजल्ट पाकिस्तान गोज डाउन द ड्रेन। सो द क्वेश्चन राइट नाउ इज इंपेरेटिव इज कि जो आप लोन शोन ले रहे हो, आपने पानी की कंजर्वेशन की है? अभी थानवी साहब ने पता नहीं कितने 80 जगहों की बताई है आइडेंटिफिकेशन। आपके पास इतनी जगह है, आप पानी सेव कर करके, जिस तरह हिंदुस्तान ने किया है पीछे हरियाणा के अंदर, वो पानी सेव करके अपने किसानों को दे रहा है। हमारे पास तो रिवुलेट्स है, उस वक्त पानी है कोई नहीं। रावी एक जमाने में भरा होता था, वो सारा एग्रीकल्चर में पीछे इस्तेमाल कर रहे हैं। सुतलेज वैसे ही हमारे से गया हुआ है, चनाब वो खोल देते हैं कभी। जो जेलम है वो आपके पास थोड़ा सा आप उसको सस्टेन कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हाउ लॉन्ग? पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 चीजें हैं, कोई नेचुरल रिवर्स नहीं है, रेन फेड रिवर्स है एंड ग्लेशियल फेड वाटर है। आपने इसकी कंजर्वेशन की है? सारों को पड़ी हुई है। ये क्या है, वो मैंग्रोव्स। और भाई इंसानी जिंदगी ज्यादा जरूरी है या ये मैंग्रोव ज्यादा जरूरी है?
मुझे ये बताओ, आप कालाबाग डैम के ऊपर आपने शोर मचाया हुआ है हर जगह। सो द क्वेश्चन इज कि हम हर चीज को, आपने जो सवाल किया है आमना, हर चीज जो है पॉलिटिसाइज कर दी गई है, एंड दैट इज वेयर आवर डाउनफॉल। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिसके हम बारहा जिक्र करते हैं। जी शाह साहब, ये अब जो नेप्रा की रिपोर्ट आई है, अब तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के एलआई हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि होशरुबा रिपोर्ट है, इस पर अब देखा जाए ये जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा जो इसमें जिनकी नेग्लिजेंस है, पकड़ होगी अब? देखिए आमना, मेरे ख्याल में नॉट द फर्स्ट टाइम कोई ऐसी रिपोर्ट आई होगी। आपके लाइन लॉसेस भी हैं, चीज़ें भी हैं, सब कुछ है। नेप्रा खुद कितना सीरियस है आप हैरान होंगे। मैं छोटी सी आपको बात करूं, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आपके मालाकंड डिवीजन के अंदर 2 डैम्स बिल्कुल तैयार खड़े और पिछले 8 सालों से वो प्रोडक्शन के करीब हैं, लेकिन नेप्रा की नाअहली की वजह से वो आज तक उनकी प्रोडक्शन जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि नेप्रा उन कलाम के अंदर उन 2 डैम्स की जो प्रोडक्शन हो रही है उसके हवाले से रेट तय नहीं कर सकी। तो चले, नेप्रा की रिपोर्ट अपनी जगह पे हो, जैसे कि मैं बात कर रहा था, जैसे कि मीर साहब ने कहा और शाम साहब को, मैं उसको जरा कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि आपके बेसिक प्रॉब्लम है किधर। देखिए आईपीपीज का इशू अपनी जगह रहेगा, लाइन लॉसेस का भी रहेगा, चोरियां भी रहेंगी, और फिर आपका जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो एक लिहाज से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारा आपका हाइपोथेटिकल है, वो इतना है ही नहीं। जब आप आईपीपीज को इतने जो है वो यूनिट्स के पैसे दे रहे हैं जो कि इवन यूटिलाइज नहीं होते, यूज नहीं होते, तो क्या होता है? ये बीच में 10-12-15 हज़ार मेगावाट की जो बिजली की चोरी है, वो तो अगर छोटे लेवल पे तो छोटा चोर करते हैं, आईपीपीज के लेवल पे आप देख लें बगैर प्रोडक्शन के आप उनको पैसे दे जा रहे हैं। दूसरा देखें आपके यहाँ सोल्यूशन क्या है। जो गवर्नमेंट आती है, गवर्नेंस और आपका बेसिकली जो प्लानिंग है, प्लानिंग में आप बार बार सोच रहे हैं कि आपकी आबादी बढ़ने के साथ आपने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कैसे करना है और रिसोर्सेज जनरेट कैसे करने हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, आपके नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, मालाकंड के अंदर, आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, चित्राल वैली के अंदर छोटे छोटे पावर स्टेशन बनाए गए हैं जो कि 500 घरों के यूनिट को जो बिजली सप्लाई करते हैं। और आप हैरान होंगे कि वो 500 रुपए पर मंथ के ऊपर फिक्स बिजली दे रहे हैं उन 500 घरों को, और इनमें कोई लॉसेस नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट रनर है उस छोटे हाइडल पावर जनरेशन का, वो लाखों रुपए महीने के कमाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो सेंट्रलाइज पावर सिस्टम किया हुआ है, फिर आप ट्रांसमिशन लाइनें बिछाते हैं, ग्रिड स्टेशन में बिजली लेके आते हैं और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। आप अगर सेंट्रलाइज सतह पे ये बात करें, फेडरल के लेवल के ऊपर बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। मेरे ख्याल में बाकी चीजों की तरह आप इनको डिवल्यूएट करें। आपके प्रोविंसेस अपनी जहां जहां बिल्कुल जो प्रोविंस बिजली नहीं पैदा कर सकता, वो रिसोर्सेज कम है, आप बिल्कुल उनको सप्लीमेंट करें एक्स्ट्रा बिजली। अब अगर केपी की मैं बात करूं, केपी बार बार कह रहा है कि हम सरप्लस बिजली पैदा करके बेचने के काबिल है, और है भी। मतलब अगर वहां पे यूटिलाइजेशन 40-50% है तो 50% नेशनल ग्रिड में जा रही है। अगर आप मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको इन्हीं आईपीपीज को, इन्हीं इंटरनेशनल पावर कंपनीज को लेके आना होगा सूबों के अंदर। पंजाब का अपना पोटेंशियल है, आपके सिंध का अपना पोटेंशियल है, बलूचिस्तान का अपना पोटेंशियल है। आपने हर जगह पे अलग अलग, कहीं आपको विंड पावर जनरेशन सूटेबल है, कहीं आपको कोल पावर जनरेशन सूटेबल है। जिन इलाकों में आपकी धूप ज्यादा है, आपका सोलर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो जरिया हो सकता है। और हाइडल पावर जनरेशन देखें, आपके केपी के अंदर ऊपर जो, जैसे मीर साहब ने कहा कि आपकी जो ग्लेशियर और रनिंग रिवर जो पानी का पोटेंशियल है, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सके। इवन आपके जो गिलगित बल्तिस्तान से दरिया निकलते हैं, आप इसमें छोटे छोटे हजारों पावर स्टेशन बना सकते हैं, मालाकंड से आने वालों पे बना सकते हैं, लेकिन आपने किया नहीं है। एक और मैं आपको मिसाल दूं, इसका की एक स्टडी पढ़ी है 80s की, उस जमाने में उन्होंने कटदरा एक मकाम है, जब आज हम भाषा डैम पे बात कर रहे हैं, हम कालाबाग डैम की कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं, तो एक कटदरा एक ऐसा मकाम है जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है। आप उस जगह पे एक रन ऑफ वाटर डैम बना सकते हैं, वो डैम आपको 15,000 मेगावाट बिजली देगा, जिससे आपकी बहुत सारी चीजों के मसाइल हल होंगे। लेकिन फिर वही चीज है, बिल अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ बाकायदा जो प्लानिंग होती है वो करप्शन के लिए होती है, वो किकबैक्स के लिए होती है, वो पैसे खाने के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए होती है। रीजन ये है कि प्लानर्स से लेके एग्जीक्यूटर्स तक तमाम इस सिस्टम के अंदर पैसा बनाने के चक्कर में है। तो आपने इन चीजों को देखना होगा। जो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो अगर डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ ये चीजें नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी इलविल है। तो ओवरऑल आपने देखें, आपने अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, आपने अपनी प्रायोरिटीज को देखना होगा कि कौन से प्रोविंस में, आपके कौन से रीजन के अंदर कहाँ पावर जनरेशन का पोटेंशियल कहाँ है। तो वी हैव टू यूटिलाइज एंड वी हैव टू रिवैम्प। इसके अलावा मेरे ख्याल में आप रोते धोते रहेंगे, हम यही हर दफा तकरीर करेंगे और आखिर में जो है फायदा कुछ नहीं होगा। चलिए
ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ गया। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज ये जो हम देख रहे हैं कि फेडरल कैबिनेट, इन्होंने जो 5 IPPs जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके साथ जो है वो सेटलमेंट की जाएगी, 8 IPPs है जिनके साथ सेटलमेंट मुआहदे किए जा रहे हैं, उसकी मंजूरी दे दी है फेडरल कैबिनेट ने। इसको आप किस हद तक देख रहे हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं, बिजली किस हद तक सस्ती होगी? और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि 238 बिलियन रुपए कौमी खजाने की इसकी बचत होगी, ये इस हुकूमती दावे में कितनी सच्चाई है? ये देखिए जी, ऑन इट्स फेस तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि ये नेगोशिएशन होगी है इन IPPs के साथ, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक स्पेसिफिक कमर्शियल टर्म्स मेरे पास ना हो। लेकिन आम श्योर के इसको बेहतरी ही होगी, मतलब एक 0 से माइनस की तरफ नहीं जाएंगे, बेहतरी ही की तरफ जा रहे हैं। यानी इससे फायदा होगा, क्योंकि हम ये जिस वक्त ये मामला उठा था बिजली की भारी भरकम बिलों का, उस वक्त कहा जा रहा था कि मेन मसला IPPs से मुआहदे हैं। कुछ ऐसे IPPs भी हैं जो बिजली जनरेट ही नहीं कर रहे, लेकिन उनको हम अरबों में हम उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि IPPs जो मेजर जिनकी ज्यादा चंक है कैपेसिटी पेमेंट का, वो डिफरेंट है, वो अभी इन प्लेस हैं, उनके अभी कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट हैं। चले एक स्टार्ट अच्छा है कि जो भी जहां भी एक क्वेश्चन निकल सकता है अपना ऑब्लिगेशंस को कम करने का गवर्नमेंट ने किया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि SIFC का कुछ एक अच्छा स्टेप लगता है। इसको और एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो मायदे की तरफ है, इस मायदे के बहुत सी एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, इसके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर्स के मायदों पे फोकस करें और अपनी एफिशिएंसी को बेहतर ना करें, तो फिर इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बड़ा डैमेज हो जाता है मुल्क के अंदर। लेकिन आरिफ साहब एक चीज बताइएगा, चीज बताइएगा, नए एक्शन तो लिए जा रहे हैं। अभी देखें, जो एक अभी जाहिर शाह ने जिस तरफ इशारा किया था, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइंस का जो बहुत बड़ा मसला बन गया। नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट में आपको याद है आमना के 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी, अंधेरे ख़त्म किए गए थे, लेकिन वो बिजली को ग्रिड स्टेशन में जाती है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो है ना वो आरिफ साहब डिके कर गई हैं, तो बिजली को हाउस करने के लिए कैपेसिटी नहीं रही। उसके लिए कहा जा रहा है अगेन 4 से 5 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। और मेरा सवाल आपसे है कि नए एक्शन किए जा रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें उनको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? आप बिल्कुल, ये इसका जवाब तो वही जो बंदे इसके डिसीजंस लेते हैं वही बता सकते हैं, आपके एनर्जी मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी पहले ही लिमिटेड थी, आपने फोकस किया है, जो आपकी गलत पॉलिसी थी, आपने जनरेशन पे फोकस किया है, बिकॉज दैट वाज इजी रिटर्न थी, इन्वेस्टर्स को भी ज्यादा इंसेंटिव जनरेशन साइड पे थे। ट्रांसमिशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि ट्रांसमिशन फोकस करके उसको स्ट्रेटेजिक एसेट समझ के उसमें इन्वेस्ट की जाए, उसकी तरफ तो जो नहीं दी गई। इसमें सारे ही जिम्मेदार हैं, मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी तो होती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट को सामने रख के पॉलिसियां चलती रहती हैं, और जिसकी वजह से हमारा ये पूरे सिस्टम में डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है, हमारी इकॉनमी बहुत सीरियसली इफेक्ट हो गई है। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में बड़ा सीरियस डेफिशिएंसी है। इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी काफी है, लेकिन इतनी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी नहीं है जितनी आपकी इंस्टॉल। चले आरिफ साहब, एक और सवाल जो आमना ने किया था और PJ मीर भी उस पर बात कर रहे थे, वो उन्होंने जिक्र किया उसका कालाबाग डैम का। ये इतना पोलिटिसाइज हो गया है, मुझे अच्छी तरह याद है शमसुल मुल्क वापडा के चेयरमैन थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बात बताई थी कि ये 1985 में वर्ल्ड बैंक तैयार हो गया था $5 बिलियन दे के 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी और पानी अलहदा ज़राअत के लिए मिलना था, लेकिन ये सियासत की नज़र हो गया। तो शमसुल मुल्क का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं गया मिलने के लिए इनको, अपना वली खान साहब मरूम को, उनको मैंने कहा कि जी देखें ये इनकी हाइट हमने कम कर दी है डैम की, और ये नौशहरा का मैं खुद रहने वाला हूँ, यहाँ पे कोई अपना डूबने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं कन्विंस हो गए वली खान, और ये जो PJ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कहने लगे अच्छा आप तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस सियासी स्टैंड का क्या बनेगा जो हमने इसकी मुखालफत में लिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाइडल के जो है, दिया मीर माशा भी पड़ा हुआ है, वो ज़मीनों के सेटलमेंट के पैसे 6-6 दफ़ा लोगों ने लेके डैम को बनाने की कोशिश नहीं हो रही। जी आरिफ साहब। जी वो देखें, हमारे यहाँ हाइडल के रिसोर्सेज माशाल्लाह बहुत हैं।
हमारा हाइडल बेस पे मेगा प्रोजेक्ट अपनी जगह पे उनकी अपनी जो है ना वो वैल्यू और वर्थ है, अगर टाइम पे लग जाते हैं। कालाबाग डैम का आपने सही किया, सही आपने पॉइंट किया। मेरा ये है कि देखिए कालाबाग डैम फॉर एग्जाम्पल अगर वजूहात की वजह से नहीं भी लगा ना, हम बजाय उसे उसी पे रीड करते रहे, उसमें हमें अभी नॉर्दर्न एरिया के अंदर हजारों के साथ से छोटे छोटे डैम आपसे बन सकते हैं, बिजली आपकी ग्रेड इवन आपके रिवर बैंक पे जिधर भी है सारे पूरे थ्रू आउट सारे जो है ना थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंट्री आप लगा सकते हैं ये जो है ना आइडल बेस्ड प्रोजेक्ट। चक्कर ये है कि आपकी कहाँ पे है, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिसी मेकर्स के कहाँ पे हैं, बस वही काम होते हैं। अभी आप मुझे ये फरमाएं कि आपके अभी ये जो नीलम झेलम के साथ क्या हुआ है, उस पे कोई ना शोर उठा रहा है। इतने आपने कितने 100 अरब रुपया जाया कर दिया है, उसका कोई डिजाइन फेलियर था, उसमें कोई बोल ही नहीं रहा। तो इससे बेहतर है अगर आपने ऐसे ही करना है, नीलम झेलम की तरह पैसे लगा के और उसको क्रैक करवाना है, तो उससे बेहतर है कि ना लगाएं। आप वो काम करें जो आपको नेक नीति से करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, नहीं, मेरे कहने का मकसद सर ये है कि आज हमारे विद पैसेज ऑफ टाइम हमारी प्लानिंग के अंदर इतने ज्यादा सीरियस डिफेक्ट आते जा रहे हैं, आए दिन हम बैक टू वर्स की तरफ जा रहे हैं। ओके लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त क्लेम कर रही है कि जी हम फोस्टर कर रहे हैं, ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे जो हमारी बिजली पावर सेक्टर में जो हम देख रहे हैं क्राइसिस है वो खत्म हो सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जिक्स मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा चाइना में मौजूद हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब के सीएम इस वक्त चाइना में हैं और इस हवाले से पंजाब की जो सीएम साहिबा हैं वो वहाँ पर हम कह रहे सुन रहे हैं कि माहौल दोस्त तवानाई और ट्रांसपोर्ट के इजरा के लिए इस हवाले से चाइना पाकिस्तान पंजाब की मदद करेगा ख़ास तौर पे। और हम जो देख रहे थे स्मोक के इस वक्त जो मामला थे, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो सारे इश्यूज थे उसको एड्रेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए चाइना जो है वो मदद करेगा और इसी सिलसिले में मरीम नवाज साहिबा वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन और वहाँ पर क्या मसरूफियात है, किन सेक्टर्स में कोऑपरेशन हो सकती है, क्या मसरूफियात है, चूँकि ये जो दौरा है इस पर सबकी नज़रें भी हैं। 8 दिन का ये दौरा है और इससे आउटकम क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमें सैयद कौसर काज़मी साहब ने ज्वाइन किया है, स्पोक्स पर्सन है चीफ मिनिस्टर पंजाब के। बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए आपसे ही आगाज़ कर रहे हैं। ये अभी मरीम नवाज साहिबा वहाँ पर मौजूद हैं, किन किन एक तो क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, इस हवाले से अभी तक कोई मुआहदे साइन हुए, क्या पेशरफ्त हुई है? दूसरी चीज़ ये कि मज़ीद किन सेक्टर्स में बातचीत हो रही है कोऑपरेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक हों या तरक्की याफ्ता ममालिक हों, जो माहौलियाती आलूदगी है उसका सामना उनको है। अब बीजिंग के अंदर अब 15 साल अगर पीछे चले जाएं तो वहाँ पे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थे उनकी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं थी। बीजिंग को भी इन्हीं हालात का सामना था जो हमने लाहौर में देखा, किस कदर मुश्किलात थी वहाँ पे रहने वाले लोगों की। उस हवाले से जैसे ही मरीम नवाज ने अपनी जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरीम औरंगजेब साहिबा और दीगर जो उनके साथ अफराद शरीक हैं इस दौरे के दौरान, अपने पहले दिन ही उन्होंने जो वहाँ पे ब्लू टेक अलायंस एयर क्वालिटी का एक इदारा है वहाँ पे उन्होंने जाके विजिट किया और देखा कि वो किस तरीके से माहौलियाती आलूदगी पे काबू पा रहे हैं। उनसे तबादला ख्याल किया गया, उनकी आरा उनसे ली गई और पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह इकदामात हमने देखा कि पिछले दिनों में चाहे वो इंडस्ट्रियल आलूदगी हो या वो जिस तरह ईंटों के भट्टे बनाने वाले जो भट्टे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से जितने भी इकदामात उठाए गए, इवन जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं पंजाब के अंदर जिनको जो 15 माइक्रोन से कम हुजम जिनका होता है उनको पहले वेस्ट कर दिया जाता था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने पहली दफा उनको रिसाइकल करके उनसे जो फर्नीचर वगैरह और दीगर चीजें मसनूआत बनती हैं उसकी तरफ उसको लेकर आए। अब चाइना के अंदर आज भी जो जिनको सोलर कंपनी के नाम से एक कंपनी है वहाँ पे, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे गई और उनको बाकायदा दावत दी कि हम ये चाहते हैं कि आप आएँ और पंजाब में भी अपना एक प्लांट लगाएं, क्योंकि हमारा जो सोलर प्रोजेक्ट है वो पंजाब में हम लेके आना चाह रहे हैं, जो कि न सिर्फ एयर क्वालिटी के लिए बेहतर होगा बल्कि जो हम पे इजाफी बोझ पड़ता है बिजली के बिलों की मद में और दीगर शोबा है जिंदगी में, उसको भी कम किया जा सकेगा। तो MOU साइन किया गया जो कि यहाँ पे ब्लू टेक
इनकी है जी क्लीन एयर अलायंस कंपनी, उनके साथ बाकायदा MOU साइन हो चुका है। इसके अलावा आपने कहा जी दीगर किन शोबों में मरियम नवाज साहिबा की मसरूफियात हैं, तो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, आपने ये देखा कि शौकत खानम बड़ा अच्छा काम कर रही है, इससे इनकार नहीं है, वहां पे जो कैंसर पेशेंट है उनका ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो 3rd और 4th स्टेज जो पेशेंट्स होते हैं उनको नहीं लिया जाता और वापस भेज दिया जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि उन अफराद के साथ फिर क्या होता होगा जो दर्द में मुब्तला है। कैंसर एक मूजी मर्ज है, न सिर्फ जो मरीज होता है वो तकलीफ में होता है, बल्कि उसके जो लवाहिकीन है वो भी एक दर्द से गुजर रहे होते हैं। तो हमारा ये पंजाब गवर्नमेंट का ये इरादा है कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल को चाइना के ताउन से जितने भी जदीद तरीन हालात हैं वहां से लाए जाए, चाइना का ताउन हासिल किया जाए और वो पेशेंट जो 3rd और 4th स्टेज में होते हैं उनको भी लिया जाए ताकि उनका भी दर्द कम हो और उनके लवाहिकीन का दर्द भी कम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद कौसर काज़मी साहब, आप हमारे साथ हैं। मीर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस विजिट को? इस पर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। ये सरकारी दौरा है, पहली दफ़ा कोई चीफ मिनिस्टर किसी सूबे के वो वहाँ पर मौजूद हैं और चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये हम देख रहे हैं कि पहला टेन्योर भी है कंपैरेटिवली, जो हम देख रहे हैं बाकी मामला जिस तरह से पहले हुआ था, ये कहा जा रहा था कि जी स्पीड थी उनकी बड़ी शहबाज शरीफ साहब की, तो वो कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा कहीं ना कहीं उस स्पीड को मैच करने की या उससे आगे निकलने की कोशिश करें। आपको लग रहा है कि ये बड़ा पॉजिटिव आउटकम निकलेगा इस विजिट का? देखिए, मैं मरियम को देखता हूँ एज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। apart from Pervez Rashid, she is suffering from bad advisors. Simple as that. ये डोर है, मुझे उम्मीद है ये बहुत करेंगी पाकिस्तान पंजाब के लिए, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। द क्वेश्चन इज, अगर आपकी टीम नालायक होगी तो फिर आप भी नीचे जाएंगे। अब ये चाइना का आपने विजिट का बात किया है, और भाई सबसे पहले अपने घर को ठीक करो। ये जो आपकी जो फॉल्टी बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ये व्हीकल्स हैं जो एमिनेट कर रही है इतना स्मोक, आप इसको तो चेक करो पहले। इसको चेक करोगे आपके 50% मसले यहाँ खत्म हो जाएंगे। आपने भट्टों के ऊपर ठीक है आपने लगा दी, लेकिन भट्टे बंद कर दिए, फिर ईंटें कैसे बनेंगी? भाई उनके ऊपर आप कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाओ, जो कि जो धुआं है वो ट्रीट होके बाहर निकले। अब आपने उधर ये उसका भी शुरू कर दिया आपने, एक पावर प्लांट का, कि जिसके अंदर आप स्टीम से निकालोगे, दूसरे निकालोगे, क्या कैटालिटिक कन्वर्टर्स निकालियो, ये जो कोल के प्लांट लगाए हैं आपने। सो द थिंग इज, आप अपने घर को पहले ठीक करो। हम क्यों नहीं ठीक करते, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं करते, मैंने कई DIGs और IGs के साथ बात की है, वो कहते हैं कि जी हम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो एक बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं कि जी फिर तुसी IG कादे लगे हो? क्वेश्चन इज कि अगर आप नहीं ठीक कर सकते, इसलिए कि ये फाइन पुलिस लगाना चाहती है, बिल्कुल इसको लगाने चाहिए, लेकिन आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं जी फाइन ज्यादा लगी, उनकी हुकूमत में वोट बैंक खराब हो जाए। हम तो फंस जाते हैं हर जगह एक कलेक्ट्रेट के मसले के अंदर। हमने इससे बालातर होकर अपने एनवायरनमेंट को, मुल्क को, कौम को आगे लेके बढ़ना है। ये अगर अंदर आ जाए आमना, तो अल्लाह फिर हमें बहुत जगह लेके जा सकता है। जबरदस्त। जी शाह साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस विजिट को? देखिए, मेरे ख्याल में पोटेंशियल शायद बहुत है, और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। आपने जिक्र किया कि फर्स्ट टाइम, बिल्कुल मरियम नवाज का फर्स्ट टाइम है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कोलैबोरेशन होती रही है बिटवीन पंजाब एंड चाइना, डायरेक्ट होती रही है। इवन आप देख लें जो टर्किश कंपनीज हैं, दे हैड बीन डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद पंजाब, और बेसिकली बाकी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाहौर की हद तक ज़रूर हुए। अब देखना ही होगा कि मरियम नवाज साहिबा ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ लाहौर की डेवलपमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, कि ओवरऑल पंजाब के अंदर ये इनिशिएटिव जो है ना वो कामयाब रहेगा। बिल्कुल कैंसर हॉस्पिटल वाला आइडिया अच्छा है। अगर हम कहें कि कंपटीशन अगर किसी भी लिहाज से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, आवाम के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो ठीक है, पॉलिटिशियंस को आपस में कंपटीशन रखना चाहिए और अच्छा जो है जेस्चर होगा। दूसरा देखें, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, और आप देखें जितनी यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए, आबादी के लिहाज से देखा जाए, आपकी इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए, एग्रीकल्चर के लिहाज से देखा जाए, तो बहुत सारे पोटेंशियल बाहर के ममालिक के लिए, बाहर की प्राइवेट कंपनीज के लिए ज़रूर है। जैसे कि आपने ये जो बात उनके एडवाइज़र ने की अबाउट द सोलर पैनल प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें, लेकिन एक थोड़ा सा इनिशिएटिव इस पर ये भी होना चाहिए कि आपके रॉ मटेरियल और ये तमाम चीज़ें
हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर देम, क्योंकि बदकिस्मती की बात ये कि रॉ मटेरियल हमारा जाता है और प्लेट्स बाहर से बन के आती हैं और फिर डबल कीमत पे हम लोगों को खरीद लेते हैं। लेकिन ऑब्सोल्युटली हमने ये देखना होगा कि जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज हैं क्या वो उसकी हम दोबारा पाकिस्तान के अंदर उनको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, हम कोई इनोवेशंस की तरफ जा रहे हैं। दूसरा देखिए, आपने मीर साहब ने बात की कि जी पोल्यूशन और ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, अब ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस ऑब्वियसली पंजाब को भी हैं और पूरे पाकिस्तान को हैं। इनिशिएटिव देखना चाहेगा क्या पेपर के ऊपर हमें क्या नजर आता है, कौन से इनिशिएटिव है, क्या वाकई कोई इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जा रहे हैं, कोई मास ट्रांजिट के मजीद आप ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, आपके अंदर जो आपकी जो शेबी और स्मोक एमिटिंग आपके व्हीकल्स हैं, क्या उनकी रिप्लेसमेंट पे कोई चीज़ जा रही है, क्या लाहौर के अंदर हम देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक स्कूटीज का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का आएगा। ये तमाम चीज़ें ऐसी मेरे ख्याल में, अब जितनी कल मेरे दोस्त से बात हो रही तो कह रहे कि लाहौर के अंदर सांस लेना और लाहौर के अंदर मूव करना हम लोगों के लिए, लाहौरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अर्बनाइजेशन है, एक्सपेंशन, जितनी चीज़ें हो रही हैं उनको आपने कवर अप करने के लिए इन चीज़ों को देखना होगा और रैपिड डेवलपमेंट मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मीर साहब की बात इत्तेफाक करूंगा कि मरियम साहिबा बड़ी एम्बिशियस है, उनके लिए चैलेंजेस भी हैं क्योंकि उनके चचा काफ़ी एक एग्रेसिव किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो काम करते रहे। क्रिटिसिज्म अपार्ट, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे की और बड़े सूबे की, जिसके पास बजट ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा आता है, जिसका पीएसटीपी के अंदर हिस्सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम उनसे बहुत अनडाउटेडली जो एक्सप्लोर करना चाहिए। जिस तरीके से मरियम साहिबा ने, एहतशाम साहब, जिस वक्त पीएमएलएन पे क्राइसिस था उस वक्त जिस तरह से उन्होंने जान डाली थी या उन्होंने जो एफर्ट की थी वो उस सबसे अभी हम सब फेमिलियर हैं और अभी भी जो मामला चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एक जानिब, ये विजिट के अलावा भी ये एंगल भी ऐड कीजिएगा कि पीएमएलएन इटसेल्फ अ पार्टी, मरियम साहिबा बहुत उसको मजबूत करने के लिए या उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए बड़ी एफर्ट्स पुट इन कर रही हैं? देखिए अब ये सियासी बात तो शुरू कर लेते हैं। बुनियादी सवाल तो इस वक्त ये ना कि आप देख लें कि एक मुद्दत तक ये तख्ते लाहौर एक किला था, पंजाब बहुत बड़ा जिसको कहते हैं मेन स्टे था इनका सियासी तौर पे। अब वो पीटीआई ने, सच्ची बात है, मार गिराया। और जब पीपल्स पार्टी थी भुट्टो साहब के ज़माने में और बीबीआई 86 में, उसके बाद से फिर उनका ख़ात्मा पीएमएलएन ने किया, पीएमएलएन का ख़ात्मा पीटीआई ने कर दिया। देखिए इस वक्त सूरत हाल है कि 12 करोड़ का सूबा है, डुआ डाई वाली बात है सियासी तौर पे। नवाज साहब डेफिनेटली चाहते हैं रिवाइवल हो और सही कहते हैं, पीजे ने भी सही बताया और हमारे शाह साहब भी यही बात कर रहे हैं। देखिए ना, एक तो जो इन्होंने 2 कामों में मैं समझता हूँ कि वाकई मेहनत किया और वो बड़ी हद तक कामयाबी, ये स्मोक इसने आमना जो अजाब डाला, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा काम इस हवाले से, पीजे भी उस तरफ इशारा कर रहे थे भट्टों का, 1000 से ज़्यादा जो गैर कानूनी भट्टे थे ना आमना, उनको बंद किया। अब लाइसेंस लेके आप बनाएं, पता भी लगे कि जहाँ कहाँ ईंटें बन रही हैं, धुआं, फिर ट्रांसपोर्ट और स्कूलों में जाके इंडस्ट्री वालों से बात करके टू सम मेजर एक्सटेंट इस पर प्रैक्टिकली काम हुआ और आने वाले दिनों में होपफुली कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब आमना सवाल यह है कि जो बात हम विदाउट द फियर ऑफ कंट्रडिक्शन मैं कर सकता हूँ कि सियासी माइलेज हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता। मैं नीयत पे शक नहीं करता, ये कैंसर हॉस्पिटल में मदद के लिए गए हैं। देखिए एक चीज़ जो बन गई है पाकिस्तान में कि बाहर से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है इंडस्ट्रियलिस्ट ने पाकिस्तान को लगा दिया कि टैक्स बदलो, बाहर से कर्जे लेके आओ। 130 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेन डेट है आमना। अब देखें, मुझे लगता है चाइनीज़ कंपनी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है यहाँ पे आपको लोन देने में और उसके पर बाहर का 5 से 10% तक लेने में। अब होना ये चाहिए, ये गई है ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की, वहाँ बात करें मैकेनाइज का, ये अपना ज़राअत की बात हो रही है, इस पर चाइनीज़ इंटरेस्टेड है, उनको लेके आएँ। और बुनियादी तौर पे वो जिसके लिए गई है मैं आपको बता देता हूँ, वो जो पंजाब में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके लिए वो चाहती इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन आमना मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज दी जाए। 3 गॉर्जस बैंक 2015 में, 3 गॉर्जस डैम 2015 में बना था, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तकरीबन 2200 किलोमीटर वो जनाब शंघाई से ईस्ट चाइना तक जो है ना वो अपना उसका कहते हैं लंबा है वो, ठीक है। और उसमें आप देख लें 1500 से ज़्यादा वो कहते हैं शहरों को आबाद किया हुआ है। 22,000 से ज़्यादा उनको बिजली दी जाती है, 22,000 से ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। तो सवाल है कि चाइनीज़ एक्सपर्ट उनसे बात करें, उन्हें कहें जी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी करें, इन्वेस्टमेंट भी लेके आएँ, भले आपका भी फ़ायदा होगा, लेकिन हमें भी कुछ सिखाएं हमने कैसे करना है। एग्रीकल्चर में आपने इतना ज़बरदस्त इनकलाब लेके आए, बाकी चीज़ों में हमारे यहाँ देखें ईस्ट पंजाब हिंदुस्तान लहलाते खेत है, हमारा रकड़ पंजाब है। यहाँ से आप देख लें ईरानी बलोचिस्तान कितना लहलाते खेत है, हमारा बिल्कुल जिसको कहते हैं रकड़ जगह बनी हुई है। तो यहाँ से टेक्नोलॉजी लेके इसको बनाया जाए।
आज भी एग्रीकल्चर 23% हमारा GDP का आमना है, को बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सियासी मफादात हासिल भले करें, आपने करना है, मुकाबला भी करना है। आपको लग रहा है कि अब PTI ने जिस तरह खात्मा किया हुआ हमारा, आइंदा जब तक हम काम नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। लेकिन जब आधे से ज़्यादा वक्त आपका सर्फ हो जाए सियासी बातों में और जो काम आपको दिया गया उस पर आप ना करें, मुझे तो रोज़ बड़ी हैरत होती है। प्लानिंग मिनिस्टर का क्या काम है रोज़ाना आके सियासत, डिफेंस मिनिस्टर का क्या काम है आके सियासी बातें करना। भाई जो बंदे जिस कामों के लिए, और तो और यानी ये मुसद्दक मलिक साहब पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, 80% उनकी तकरीरें जो है ना वो सियासत पे होती है। भाई आपको जो काम दिया गया वो आप काम करें ना, जिसकी वजह से मुल्क डूब रहा है। चलें, आपका इस हवाले से तज्जिया आ गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ने ज्वाइन किया इस पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं नाजरीन, दुनिया स्पेस में नई नई तहकीक कर रही है, नए प्लैनेट्स की खोज जारी है और पाकिस्तान इस शार्क की तलाश में है जो हर थोड़े दिन बाद ज़ेरे ज़मीन केबल खा जाती है, जिसका असर एक घरेलू खातून से पाकिस्तान के डिजिटल इकोनॉमी तक हर शोबे पर पड़ता है। इंटरनेट की रफ्तार के हवाले से दर्जा बंदी करने वाले एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अक्टूबर में आलमी सतह पर सबसे सुस्त इंटरनेट रफ्तार वाले ममालिक में शामिल रहा। इस दर्जा बंदी में पाकिस्तान को मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100वें और ब्रॉडबैंड की रफ्तार में 158 ममालिक में से 141वें नंबर पर रखा गया। तशवीशनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में इंटरनेट की जो स्लो स्पीड है वो पैलेस्टीन और लेबनान जैसे जंगज़दा ममालिक, इसके अलावा लीबिया और इराक जैसे जंग से मुतासरा और घाना और भूटान जैसे पसमानदा ममालिक से भी बहुत सुस्त नोट की गई है। स्लो इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन काम करने वाले अफराद का रोज़गार मुतासर हुआ है। हुकूमत ने IT की बरामदात $5 अरब सालाना तक ले जाने का टारगेट सेट किया है और अब देखना ही है कि इट को अचीव कैसे किया जाएगा। ये आयरनी भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि इस मामले को जल्द से जल्द देखा जाए, चूँकि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर, डिजिटल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।